ये कहानी है निजामपुर की, जहाँ पूजा अपने बाबा राजीव के साथ रहती थी। राजीव एक फैक्ट्री में वर्कर का काम करता था। वो ज्यादा तो नहीं कमाता था, लेकिन इतना तो कमा लेता था कि अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रख सके। पहले राजीव फैक्ट्री में काम करता था, फिर घर जाकर बेटी के लिए खाना बनाता था, क्योंकि पूजा की माँ इस दुनिया में नहीं थी। उसको जन्म देने के 6 महीने बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। तब से पूजा के पिता ही उसका पालन पोषण कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन पूजा के पिता उसे उठाते हुए कहते हैं, बेटा पूजा, जल्दी उठ जा, देख मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। अभी उठती हूँ पापा। बेटा मैंने सारा काम कर दिया है, तेरे लिए खाना भी बना दिया है। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा। इतना बोलकर राजीव हड़बड़ी में घर से निकल जाता है। आज उसकी फैक्ट्री में मीटिंग थी। तभी रोड क्रॉस करते वक्त राजीव का एक भयानक रोड एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में राजीव तो बच जाता है, लेकिन अपने दोनों हाथ गंवा बैठता है। तभी उसके पास फैक्ट्री के कुछ वर्कर आते हैं। अरे देख भाई, ये तो राजीव है, इसके तो दोनों हाथ चले गए हैं। चलो इसको जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। हाँ हाँ भाई, जल्दी चलो, पता नहीं अब इसका क्या होगा। हम गरीबों का सहारा हमारा हाथ है। बेचारा राजीव अब क्या करेगा। राजीव को अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। हाँ, और वो विकलांग हो जाता है। फैक्ट्री वर्कर उसे घर छोड़ देते हैं। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर पूजा को बहुत दुख होता है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते कहती है, पिताजी, ये क्या हो गया आपको? आपके दोनों हाथ कहाँ चले गए? मैं आपका ये हाल नहीं देख सकती पिताजी। कुछ नहीं हुआ बेटा, बस रोड क्रॉस करते वक्त मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरे दोनों हाथ कट गए। तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। राजीव अपनी बेटी को बहुत समझाता है और वो चुप हो जाती है। अगले दिन पूजा सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर देती है, साथ ही खाना भी बना देती है। उसके बाबा ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं और उससे कहते हैं, बेटा पूजा, मुझे माफ कर दे। जहाँ तुझे स्कूल जाना चाहिए था, अपना ध्यान रखना चाहिए था, अपनी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, वहीं आज तू घर का काम कर रही है। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया हूँ। आप कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? आपसे अच्छा पिता तो और कोई हो ही नहीं सकता। आप तो दुनिया के सबसे अच्छे पिता है। पर पिताजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम दोनों का क्या होगा? जितने भी आपके पैसे रखे थे सारे खत्म हो गए हैं, और अब तो लाला ने भी उधार देने से मना कर दिया है। अब हम खाना कैसे खाएंगे? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कल से पास के गांव में जाकर घर घर काम करना शुरू कर देती हूँ, जिससे थोड़ी कमाई हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, तेरे ऊपर पहले से ही बहुत बोझ आ गया है। मैं तुझे और कुछ नहीं करने दूंगा। तू घर का काम भी करेगी और पैसे कमाने के लिए दूसरे के घर काम करेगी। ये दिन देखने से तो अच्छा था कि मैं मर जाता हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? हम दोनों एक दूसरे का सहारा है, और आप ऐसे हार मानने वाली बातें मत करिए। ये समय हमारा लड़ने का है और हम लड़ते रहेंगे। आप चिंता मत करिए, मैं स्कूल भी जाऊंगी और पढ़ाई भी करूंगी, और आपका और घर का पूरा ध्यान भी रखूंगी। आपकी बेटी बहुत ताकतवर है और वो सब कर लेगी, बस आप दुखी मत होइए। पूजा पूरी तरह बैठकर सोचती है और अपने मन में विचार करती है, अब होली आने वाली है, लोगों को गुब्बारे खरीदने होंगे, तो क्यों ना मैं गुब्बारे बेचना शुरू कर दूं? इससे घर का खर्च भी चल जाएगा और पापा को दिक्कत भी नहीं होगी। वैसे भी वो नहीं चाहते कि मैं किसी के घर में काम करूं, तो यही सही होगा, मैं गुब्बारे ही बेचना शुरू कर देती हूँ। फिर पूजा अपने स्कूल के पास ही गुब्बारे बेचना शुरू कर देती है। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, होली का त्योहार मनाओ मेरे रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ। ऐसे ही पूजा धूप में सड़क किनारे गुब्बारे बेचती है और फिर एक दिन उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो अपने पास के एक लड़के से कहती है, सुंदर, मुझे पता है तुम्हें होली पर गुब्बारों से खेलना कितना पसंद है। अगर तुम रोज स्कूल की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करवा दो तो मैं तुम्हें रोज 5 गुब्बारे फ्री में दूंगी। तुम सच बोल रही हो पूजा? हाँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ठीक है, वैसे भी मेरी मम्मी गुब्बारे खरीदने नहीं देती, तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा और बदले में तुम मुझे गुब्बारे दे देना। फिर पूजा और सुंदर ऐसे ही करने लगे। पूजा सुंदर को गुब्बारे देती है, सुंदर उन्हें पढ़ाता था। एक दिन पूजा स्कूल के बाहर गुब्बारे बेच रही थी। तभी वहाँ पर एक बच्चा सोनू आता है और उसे कहता है, दीदी आपके गुब्बारे कितने सुंदर हैं, कितने रंग बिरंगे हैं, मुझे कुछ गुब्बारे दे दीजिए।
हाँ भाई, ले लो, 5 का 1 गुब्बारा है। फिर पूजा सोनू को गुब्बारे दे देती है। अगले दिन सोनू अपने दोस्त को लेकर आता है और उसके सब दोस्त उन्हीं के गुब्बारे ले लेते हैं। सब कहते हैं, पूजा दीदी आपके गुब्बारे तो बहुत ही अच्छे और सुंदर भी हैं। इनकी वजह से हमारी होली तो और भी रंगीन अच्छी हो गई है। इससे किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचता। हाँ भाई, मेरे गुब्बारे से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि मुझे भी पता है कि गुब्बारे लगने से लोगों को चोट भी लग सकती है, पर मेरे गुब्बारे से ऐसा कुछ नहीं होगा और ये इको फ्रेंडली भी है, तो इससे किसी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। पूजा फिर ऐसे ही रोज गुब्बारे बेचने लगी। उधर सुंदर भी उसे रोज पढ़ाता था। पूजा रोज पढ़ती थी और फिर सुंदर अपनी पुरानी किताबें भी तो उसे दे देता था और बाकी बच्चों को गुब्बारे देकर अपना घर चलाने लगी। धीरे धीरे पूजा इतने पैसे कमाने लगी कि उसने एक छोटी सी दुकान ले ली और होली का दिन भी आ जाता है तो बाप बेटी दोनों मिलकर गुब्बारे बेचने लगते हैं। जो बच्चे उनके पास आते हैं वो कहते हैं, दीदी हैप्पी होली, हमें भी गुब्बारे दे दो। आपके जैसे अच्छे गुब्बारे कहीं और नहीं मिलते। जरूर भाई, ये लो, आप सबको भी हैप्पी होली। आप लोगों की वजह से मेरी और मेरे पिताजी की होली अच्छे से बन पाई। फिर पूजा और उसके पिता भी अच्छे से होली मनाते हैं। अगले दिन पूजा सोचती है, तभी पूजा को एक दूसरी तरकीब आती है और वो गैस वाले गुब्बारे बेचना शुरू कर देती है। फिर वो एक सिलेंडर खरीद लेती है और उसका पिता अपने पैरों की मदद से गैस वाले गुब्बारों में हवा भरने लगे और वो खुद दुकान पर बैठ जाते हैं और पूजा को स्कूल पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। दोनों बाप बेटी मिलकर बहुत मेहनत करने लगे हैं और पूजा भी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर लेती है। फिर उसके पिता को काम करने की जरूरत नहीं पड़ी और वो अपने पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी और बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए सारे गांव में पूजा का नाम हो जाता है कि एक गरीब गुब्बारे वाली ने अपनी पढ़ाई और साथ ही अपने पिता का ध्यान रखा।